रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग की टुडे की सीरीज में अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, रीजनिंग की विभिन्न शिफ्टों की एनालिसिस करने के पश्चात जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, जिन जिन टॉपिक से प्रश्न बने, उन सभी का एनालिसिस करने के पश्चात, उन सभी का विश्लेषण करने के पश्चात टुडे की सीरीज में सबसे अहम और सिलेक्टेड प्रश्नों का संकलन किया गया है। और आने वाली शिफ्टों में आपके लिए ये जो प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए विभिन्न शिफ्टों में एग्जाम होने जा रहा है, आगे वाली शिफ्टों में जो एग्जाम होगा उसमें आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जी हाँ मित्रों, टुडे से हमारी रीजनिंग की भी सीरीज आरंभ हो चुकी है, जो कि हमारी प्रथम सीरीज है, जिसमें सबसे अहम और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया गया एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए, आने वाली शिफ्टों को दृष्टिगत रखते हुए। जी हाँ मित्रों, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम बनने जा रहा है या एग्जाम है, तो टुडे की सीरीज आपके सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। चलिए, तो प्रथम प्रश्न है, आरंभ करते हैं हम सीरीज का, जिसमें पहला प्रश्न है, जिस प्रकार स्पेन का संबंध गरुड़ से है, उसी प्रकार भारत का संबंध किससे है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझते हुए आंसर देते हुए रफ ले लीजिए और वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और आप स्वयं से आंसर लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि स्पेन का जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका अशोक का चक्र है। ठीक है, स्पेन का गरुड़ है और भारत का अशोक का चक्र, यानी कि यहाँ से आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, अल्फ़ाबेटिकल दिए हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। दाएं छोर से, अब आप जान लें कि दायां बायां कौन सा होता है। ठीक है, यदि हम इधर से गति कर रहे हैं तो ये हमारा बायां, ठीक है, यदि हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तब, और इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा दायां होता है। ये ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि यदि दायां बायां समझ लिया तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमें गति करनी है। पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां जो है वो आपका एन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर होगा वो एन ही होगा, यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, दायां बायां किधर है, इसी तरह सीटिंग अरेंजमेंट में भी, ठीक है, दायां बायां किधर है, क्योंकि जब तक आप दायां बायां क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, एक खास कोड में काउंटर को VPDMSFU लिखा जाता है, उसी प्रकार DIALECT को कैसे लिखा जाएगा। क्योंकि जब कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनते हैं तो एक खास कोड यानी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं ये, तो उस पैटर्न को आपको पता लगाना होता है। यदि आप उस पैटर्न को समझ गए तो आपका जो है प्रश्न काफ़ी सरल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हमने काउंटर को जिस तरह ये दिया हुआ है उसी में लिखा तो हम समझ गए कि ये C से D इधर +1 हो रहा है और U से B इधर +1 और यहाँ से ये +1, तो एक निश्चित पैटर्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कि सभी में +1 है और मिडिल में -1 हो रहा है। ठीक है, यानी क्रॉस वाली जो है पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार DIALECT को सेम पैटर्न पर हम बना लेंगे तो BJEKUDF आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस देख लीजिए कि ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है BJEKUDF किस ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखेंगे अब, BJEKFDU। ठीक है, तो यहाँ से जो दिया हुआ है BJEKUDF, यानी कि आपके आंसर इस फोर्थ में दिया हुआ, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ जाती है। तो अब इसका मुंह किस दिशा में। डायरेक्शन से आपका निश्चित रूप से एक प्रश्न बन रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आप सबसे पहले ईस्ट और वेस्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होगा, आपका इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, क्योंकि जब तक आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर नहीं कर पाएंगे आप डायरेक्शन के एक भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न को समझ लिया, वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए, और जिस तरह जैसा कहा जा रहा है कि बाएं मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, बाएं के लिए प्लस माइनस बना लीजिए, या फिर आप अपने आप को इस सिचुएशन में ढाल लीजिए कि हम जिधर चल रहे हैं वो हमारा बायां है किधर है और दायां किधर है, उसी तरह हमें डायरेक्शन में मुड़ जाना है। ठीक है,
चलिए हम बनाते हैं। जैसा कि इधर कहा गया है ईस्ट वेस्ट आप समझ चुके हैं, उसने कहा था, ठीक है। तो पहले वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ी थी, इधर चली, ठीक है। फिर वो अपने यानी मैंने प्लस माइनस बना दिया, यानी कि बाएं मुड़ी, फिर बाएं, तो यहाँ तक पहुंची। अब इसका पूछा गया है कि मुख किस दिशा में। तो आपने देखा कि जो है नॉर्थ की तरफ उसका मुख करके जो लड़की है वो सरोज वो खड़ी है, ठीक है। तो अतः समझ लीजिए उत्तर की दिशा में उसका मुख है। अब आप देख लीजिए कि उत्तर किस ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ उत्तर की दिशा में। तो उसका मुंह जो है अब उत्तर की दिशा में, आप समझ चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से आपका हर एक शिफ्ट में एक शिफ्ट के लिए यानी एक ही प्रश्न के लिए एक ही अरेंजमेंट दिया हुआ है, फिर अगले प्रश्न के लिए अगला अरेंजमेंट, इस तरह प्रश्न को लेंथी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सूचना दी है उसको पढ़ लीजिए। 5 छात्र हैं ABCDE, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ आ गया आपके। उत्तर की ओर 5 विद्यार्थी हैं जो ABCD इनके नाम है, मुंह करके बैठे हैं। कंडीशन दी है DE के ठीक दाहिने तथा BE के बाएं हैं, लेकिन A के दाएं हैं, और DC के ठीक बाएं हैं। ये समझ लिए, ठीक है, कौन किसके बाएं हैं कौन किसके दाएं, ठीक है। बायां दायां आपने समझ लिया और उसी के अकॉर्डिंग एक फिगर तैयार होगा। फिगर तैयार करने के पश्चात ही आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जिस तरह कहा है उसी तरह हम बिठा लेते हैं। तो ये सभी विद्यार्थी हैं ABCDE, दायां इधर की ओर होगा और बायां इधर है, ठीक है। जिस कंडीशन में कहा गया है उसी तरह में हमने भी इसको बिठा लिया। अब पूछा गया है कि पहले में कि बाएं सिरे पर कौन होगा, ठीक है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बाएं सिरे पर कौन होगा, तो बाएं सिरे पर आपका A बन रहा है, तो आपका आंसर A हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जो सेकंड में पूछा गया है आपका कि मध्य में कौन होगा, तो आपने देखा जब पैटर्न को फॉलो किया बनाया तो मध्य में E है, तो यहाँ से मध्य में E आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लें E किस ऑप्शन में दिया हो, A ऑप्शन में, तो E करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा पूछा गया है दाहिने सिरे पर कौन होगा, तो दाहिने सिरे पर आप देख रहे हैं कि दाहिने सिरे पर आपका C है, तो यहाँ से देख लीजिए कि दाहिने सिरे पर जो C का है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर क्या है आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये विशेषकर ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी ये गोलाकार मेज है और 6 विद्यार्थी इस तरह, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्नों को लेंथी बनाया जा रहा है। किस तरह बनाया जा रहा है कि 2 केंद्र की ओर या एक केंद्र की ओर, फिर दूसरा केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठा। इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों को थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने बेसिक समझ लिया तो निश्चित रूप से ये भी प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है मोहन प्रवीण के दाएं हैं, रंगेश जो है नीरज और पिंटू के बीच में बैठा है। ये कंडीशन आप ध्यान रखें क्योंकि इनको आप नोट करते थे तभी आप बिठा पाओगे ढंग से, ठीक है। अजय नीरज के बाएं बैठा है और अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट समझने से पहले ये गोलाकार मेज होती है या गोल जो भी डेस्क बताई जाए उसमें, तो यदि हमें इधर चलना है तो याद रखें, यदि हम इधर से इधर गमन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है दायां। ये समझ लीजिए, पहले दायां बायां इधर क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और आप यदि इधर से क्लियर गति कर रहे हैं तो ये आपके लिए बायां है। तो समझ पाएंगे कि बायां किधर बिठाना है, आपको दायां किधर बिठाना है। यानी इधर से आप देखिए ये सर्कल की ओर चल रहे हैं तो दायां, इधर से चलेंगे हम तो बायां, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझ आएगा कि दायां किधर है बायां किधर है। चलिए, हमने फिगर तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह दिया कंडीशन हमने बिठा लिए अजय मोहन प्रवीण नीरज रंगेश और पिंटू को, ठीक है। चलिए, तो मैं बता देता हूँ कि देखो हमने किस तरह बिठाई। यहाँ पर कहा है मोहन प्रवीण के दाएं हैं, तो जो मोहन है वो प्रवीण के दाएं, ये मोहन है और ये प्रवीण है। तो देखिए इधर से हम चल रहे हैं तो ये मोहन जो है प्रवीण के दाएं है, ठीक है। समझ आ गया जिस तरह हमने बिठाया था। उसी प्रकार देखिए रंगेश नीरज और पिंटू के बीच में है। यहाँ से थोड़ा सा अभी डिफरेंस समझ नहीं आ रहा तो आगे बढ़ेंगे। अजय नीरज के बाएं बैठा है, यहाँ से मिला अजय जो है वो नीरज के बाएं बैठा है, तो हमने अजय को क्या किया नीरज के बाएं, यानी इधर हम चल रहे हैं तो ये नीरज के बाएं हुआ, ठीक है। अजय जो है नीरज के बाएं बैठा हुआ है और अजय के ठीक विपरीत पिंटू है, मिल गया, और ये रंगेश यहाँ से मोहन के ठीक विपरीत है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब देखो प्रश्न किस तरह पूछा गया, अब प्रश्न को रीड करेंगे। मोहन के ठीक विपरीत में कौन बैठा है, तो यहाँ से आपने पूरी सीटिंग अरेंजमेंट के माध्यम से बिठा लिया। तो मोहन के जो ठीक विपरीत में है वो आप देख पा रहे हैं, मोहन के ठीक विपरीत में रंगेश बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन में देख लीजिए कि रंगेश किस ऑप्शन में दिया है, सेकंड में दिया है, तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को सीटिंग अरेंजमेंट को बिठाने से पहले दायां बायां क्लियर कर लीजिए और कौन किसके साथ
दाएं हैं, कौन किसके बाएं हैं, इसको बेहतर तरीके से साथ में समझते समझते आपको फिगर तैयार करना है, ठीक है, तभी आप इनको क्लियर कर पाओगे। अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जब भी मिसिंग नंबर से प्रश्न आता है तो एक निश्चित पैटर्न दिया होता है, उन नंबरों में एक निश्चित पैटर्न होता है। स्क्वायर सीरीज हो सकती है, मल्टीपल सीरीज हो सकती है, क्यू सीरीज हो सकती है, डिवाइड सीरीज हो सकती है, मल्टीपल क्यू सीरीज हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। तो एक निश्चित पैटर्न है, तो यहाँ हमने देखा 4 और 8, 4 और 8 से जो एक पैटर्न बना है, यानी कि पैटर्न को तैयार करके ये 40 किया गया है। अब आपको ये समझना है कि 40 किस तरह है, ठीक है। तो हमने काफ़ी कुछ समझा कि मैंने बताया था कि क्यू सीरीज हो सकती है, स्क्वायर सीरीज हो सकती है, मल्टीपल सीरीज हो सकती है, ठीक है, डिवाइड सीरीज हो सकती है। तो हमने 4 का स्क्वायर किया भाई, और फिर 8 का स्क्वायर किया। तो स्क्वायर सीरीज से देख रहे हैं एक बार हम, 4 का 16, 8 का 64, ठीक है। तो ये जोड़ा हमने, तो कितना हो गया, टोटल हो गया 80, और 2 का डिवाइड दे दिया तो 40 आ रहा है। तो क्या ये सीरीज आगे भी फॉलो हो रही है। इसी प्रकार हमने 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 36, 100 हो गया, 100 में 2 का डिवाइड दिया 50 आया, ठीक है। तो यानी स्क्वायर सीरीज बना करके उसमें 2 से डिवाइड दिया जा रहा है, ये आप पैटर्न समझ चुके हैं। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर किया हमने, 11 का स्क्वायर किया, 11 121 और 5 का 125, ठीक है, तो 73 आया आपके, ठीक है। तो यानी स्क्वायर को, दोनों संख्याओं को स्क्वायर को बना करके फिर 2 से डिवाइड दिया जा रहा है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 और 9 में जोड़ेंगे 34 आएगा, 34 को 2 से डिवाइड देंगे तो 17, यानी 17 यहाँ से आएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी ये आपने पैटर्न को समझ आ गया, तो कितनी जल्दी मिसिंग नंबर वाली सीरीज जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसी तरह आपकी आगे की सीरीज है वो आपको ध्यान रखनी होती है कि इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे टफ सीरीज को मैंने इसमें प्रश्नों के मिसिंग नंबर को रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद एक बार सॉल्यूशन को देख लीजिए, मैंने पैटर्न आपको बता दिया जिस तरह से आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट है कि देखिए अगर प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो ये इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है, यानी 35 प्लस के 3 भाग 15 माइनस 3 इंटू 27 का मान क्या हुआ। अब देखो इस तरह के जब भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न बनते हैं तो एक चीज़ याद रख लीजिए। क्या चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले ये ट्रिक समझ लें इसको, या बेसिक कंसेप्ट समझ लें आप, ठीक है, कि जो हमारा इक्वेशन दी है 35 प्लस 3 भाग 15 माइनस 3 इंटू 27, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो चिन्ह परिवर्तित करके बन रहा है, यानी परिवर्तित के पश्चात कर रहा है, उनके जस्ट सामने, प्लस के सामने हमने गुणाकार लिखा क्योंकि ये परिवर्तित करके बन रहा था, भाग के सामने भाग को प्लस का उसने, माइनस को भाग का उसने, और गुणा को माइनस का, हमने जस्ट परिवर्तित चिन्हों को एज इट इज बिना संख्याओं के रखा पहले, ठीक है। अब आप इन संख्याओं को यहाँ पर नोट कर देंगे, यानी कि 35 गुणा, चिन्ह को बदलने के बाद 35 गुणा 3 प्लस 15 भाग 3 माइनस 27, जैसा उसने कहा है हमने इसको सीरीज को यानी इक्वेशन को तैयार कर लिया। अब आप सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब आप मल्टीपल को सॉल्व करेंगे तो 105 आएगा, फिर आप प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को, तो आपको 83 यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। बेसिक तरीका कंसेप्ट समझ लिया। इसी तरह आपको कंसेप्ट को समझना है, यदि आगे इसमें विभिन्न शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग करनी है, यानी कि टाइम को बचत करनी है बेहतर तरीके से, और स्मार्ट तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं, यहाँ से आंसर जो है 83 हमें मिल चुका है, आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब एक वेन आरेख से दिया हुआ आरेख में उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 है, यानी कुल विद्यार्थी 600 उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है। तो 2 विषय में कौन कौन अनुत्तीर्ण है, पहले तो फिगर में आप देख लीजिए, एक तो 22, 10, 15, 28, तो सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड कर लिया हमने, ठीक है, 15, 10, 22 और 28, तो 75 प्राप्त हुआ। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, 75 इंटू 100/600 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका भाग देंगे तो आपको 12.5 आपको प्राप्त होगा, ठीक है। यानी जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं जो 2 विषय में हैं उनका परसेंटेज की बात की जाएगी तो 12.5 आपके ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए बिल्कुल से स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है, समय की बचत भी करनी है, और सभी प्रश्नों को टच भी करना है, और जो बेहतर बने प्रश्न उनको सॉल्व भी करना है, ठीक है। और जो ज़्यादा लेंथी है उन्हें इग्नोर करना है फिलहाल के लिए, जब आप एग्जाम हॉल में हो, ठीक है। अगला प्रश्न, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी को सही सेट किया गया, यानी कि 12 बजे घड़ी को इक्वल सेट कर दिया गया, टाइम टू टाइम बजेगा उसमें, ठीक है। लेकिन वो घड़ी थी जो
5 मिनट तेज चलती थी और 12 बजे उसको सेट किया गया। अब घड़ी में जो है वो 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना हुआ? 1 मिनट में वो 5 मिनट तेज हो रही है, ठीक है। तो 6:30 बजा रहा है, तो यानी उसे चला कितना? 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितने तेज होगी वो? 5, 6 × 5 = 30 मिनट। 30 मिनट वो तेज हो गई, यानी दिखना चाहिए था 6, दिखा रही है 6:30। तो समझ चुके हैं 30 मिनट जो है तेजी की वजह से वो 6:30 दिखा रही है। वास्तविक समय उसमें 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो वास्तविक समय हमारा 6 हो जाएगा यहाँ से। वही इसका सॉल्यूशन है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ये थे टुडे की सीरीज के हमारी प्रथम सीरीज रीजनिंग की, जिसमें सबसे अहम और सेलेक्टेड विभिन्न शिफ्टों में, आने वाली शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में बनेंगे, उन पर आधारित। आशा करते हैं टुडे के प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई है। तो सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से, बेहतर रिवीजन और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है सिलेक्शन का, वो पूर्ण होगी।